स्टोरी की स्टार्टिंग में हम मेन लीड जियांग निंग को देखते हैं, जिसकी कुछ दिन पहले ही सगाई हुई थी, लेकिन उसका मंगेतर इस पार्टी में किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। लेकिन वो लड़की जियांग निंग को बुली कर रही है, बोल रही है तुम अब गरीब हो चुके हो, तो तुमने इतनी बड़ी पार्टी में आने की हिम्मत कैसे की। वो बोलती है मैं अपने मंगेतर से मिलने आई हूँ। तभी उसका मंगेतर सामने आता है, लेकिन वो उसको अब छोड़ चुका है और उस लड़की की बॉयफ्रेंड बन चुका है। मैं तुम्हारे साथ 5 साल से हूँ और कुछ दिन पहले ही हमारी सगाई हुई थी, तो तुम मुझे इस हालत में कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है और मैं तुम जैसे गरीब के साथ क्यों रहूं। ये लो तुम्हारी अंगूठी लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वहाँ पर भीड़ से निकल के एक लड़का आता है और सीधे जियांग निंग को शादी के लिए पूछता है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन शादी के 3 साल बाद भी वो उसके साथ कभी भी नजर नहीं मिलाता और प्यार भरी बातें भी नहीं करता। बस रात को आता है और अपना काम करके चला जाता है। गाड़ी में बैठे वो बोलती है चलो तलाक ले लेते हैं। तभी एक बड़ी कार एक्सीडेंट होती है, लेकिन दोनों को बचाने के लिए ऑपरेशन रूम पर ले जाया जाता है। जियांग निंग आँख खोलते ही देखती है वो अपने स्कूल के टाइम पर पहुंच गई है। उसे तो ये सब देखकर एकदम हैरानी हो रही है, लग रहा है वो सपना देख रही है। मैं अपने हाई स्कूल के टाइम पर कैसे पहुंच गई, क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और उसी समय मिस्टर यान भी नए स्टूडेंट के रूप में उसकी हाई स्कूल में एडमिशन लेता है और उसे देखकर जियांग निंग काफी इमोशनल हो जाती है और अकेले रोने लग जाती है। उसका दोस्त बोलती है क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। अरे कुछ नहीं, मेरे आंख में जरा सूजन हुआ है। मिस्टर यान के क्लासमेट्स उसे चिढ़ाने लग जाते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसके कपड़े देखकर लग रहा है ये बहुत गरीब है, तो हमारे स्टैंडर्ड का तो नहीं है। जियांग निंग उसे अपने पीछे ही बिठा लेती है। वो उसको एक चिट देती है जिस पर लिखा है मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रही है, क्या तुम मुझे समझा सकते हो। लेकिन मिस्टर यान तो उसे बिल्कुल भाव नहीं देता और उस चिट को फेंक देता है। स्कूल के छुट्टी के बाद वो उसका पीछा कर रही है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो हमारे साथ चलो, हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं। नहीं, मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मिस्टर यान को कुछ गुंडे लोगों ने पकड़ लिया है और उनका पैसा नहीं लौटाने के लिए उसको बहुत मारे जा रहा है। तभी वहाँ पर जियांग निंग आती है और सभी को बेसबॉल बैट से बहुत मारती है। इसे देखकर तो मिस्टर यान उसका पूरा दीवाना ही हो चुका है। लेकिन ये क्या, ये तो एक सपना है। असल में वो तो डर कर मिस्टर यान के ही पीछे छुप जाता है। उसको दोबारा धमकी देकर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। अरे तुम्हें किसने बोला था कि तुम मेरी मदद करने आओ, लेकिन मैंने ही तो तुम्हें बचाया है। लेकिन वो वहाँ से जाने लगता है। जियांग निंग उसका बैग खींचकर सारे बुक्स नीचे गिरा देती है। उसकी मदद करने के समय वो उसका हाई स्कूल की रिजल्ट देखती है। अरे तुम तो बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हो, तुमको कितने अच्छे नंबर आया है। लेकिन उसके हाथों से वो छीन लेता है। लेकिन तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी हूँ और मैं दूसरों की मदद भी करती हूँ और तुम्हारी तरह बात बात पे गुस्सा भी नहीं करती। एक काम करो, अगर तुम्हारा मेरा मदद करना पसंद नहीं है तो तुम मुझे पढ़ाई में मदद कर सकते हो और इसे ही लेना देना कहते हैं। तुम मुझे पढ़ाना और मैं तुम्हारी स्कूल बैग बदल दूंगी। जियांग निंग अपने पुराने घर पर वापस आकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी माँ जो मर गई थी अभी उसके सामने ही बैठी है। वो दौड़ी हुई अपने माँ के पास आती है और उनको गले लगा लेती है। बोलती है माँ, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहती हूँ, चलो फिर हम दोनों एक साथ बनाते हैं। तभी उसको याद आता है कि एक दिन उसके घर पर एक बड़ी चोरी हुई थी जिसमें उसकी माँ के सारे गहने चुरा लिया गया था। वो सोचती है ये चोरी किसी भी हालत में मुझे रोकनी ही होगी। वो अपनी माँ को बोलती है माँ, हमारे घर ना बहुत सारे गहने हैं और हमें इसे घर पर नहीं रखना चाहिए, तो फिर चलिए हम दोनों सारे गहने ले जाकर एक बैंक की लॉकर में रख देते हैं। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम भी सारी जिम्मेदारी समझना सीख गए हो। और दोनों माँ बेटी मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। अगले दिन मिस्टर यांग जियांग निंग की दी हुई स्कूल बैग ले आता है। बोलता है मुझे तुम्हारी कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो लड़कों का बैकपैक यूज नहीं करती। अगर तुमको इस्तेमाल नहीं करना है तो तुम फेंक सकते हो। स्कूल में अब खाने का समय हो गया है, लेकिन सभी जब अपना टिफिन खोल रहे थे तब मिस्टर यान वहाँ से चला जाता है। लेकिन जियांग निंग भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो छुप कर देखती है यान तो एक ठंडा ब्रेड खा रहा है। दरअसल मैं ना आज डाइटिंग पर हूँ और मेरी माँ ने बहुत सारा खाना बनाया है, क्या तुम मुझे मेरी खाने में मदद कर सकते हो, वरना इतना सारा खाना फेंक देना होगा। लेकिन वो उसका खाना नहीं खाना चाहता, लेकिन जियांग निंग उसे जोर जबरदस्ती दे ही देती है। लेकिन दोनों को एक साथ खाना खाते दो खराब लड़की देख लेता है और दोनों की एक साथ तस्वीर खींच लेती है।
इसके बाद से यान उसके बेहद करीब आ गया है। वो दो खराब लड़की उसकी तस्वीर को जियांगनिंग की बॉयफ्रेंड के पास भेज देती है। इस फोटो को देखकर वो शांत रहता है और जियांगनिंग को एक बड़ी सबक सिखाने की ठान लेता है। उसके बुलाने पर जब जियांगनिंग उसके पास आता है, वो बोलता है चलो हम दोनों आज फिल्म देखने चलते हैं। और मन ही मन सोचता है अब तो जियांगनिंग बहुत ज्यादा खुश होगी, ये तो हमेशा की तरह ही है, मैं कुछ अच्छा बोलूंगा और वो पिघल जाएगा। लेकिन तुमने मुझे पूछने की जरूरत भी कैसे की, और तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम मुझे उकसा रहे हो दूसरे लड़के के करीब जाकर? तो तुम ही तो मेरे पहले से ही पीछे पड़ी हो, मुझे ये सब दिखाकर कोई फायदा नहीं। जियांगनिंग सोचती है मैं इस जैसे लड़के के साथ कैसे रिलेशनशिप में रहता था, मुझे इसमें क्या दिखता था कि मैं इसके प्यार में पागल हो गई थी। वो हंसती हुई बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ? लेकिन तुम्हें कोई लेना देना नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम तुम्हारी जैसी कोई लड़की को ढूंढ लो। और वो वहाँ से चली जाती है। पीछे से वो बोलता है मुझे कोई मना नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हें देख लूंगा। जियांगनिंग मिस्टर यान के पास आकर बोलती है तुम्हें याद है ना, स्कूल के बाद मुझे तुम्हें ट्यूशन देना होगा। हाँ मुझे याद है, स्कूल के बाद दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच जियांगनिंग उसके पास आने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूर से दोस्त भी उसको देख रहा है। बोलता है इस लड़की को मुझे सबक सिखाना ही होगा, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई, ये मुझे छोड़कर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। लेकिन मिस्टर यान किसी को देखता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। थोड़ी दूर आकर बोलता है आप शराब पीकर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो पापा? क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही किसी काम के नहीं हो, मुझे शराब पीने के लिए पैसा चाहिए, अगर तुम मुझे अभी पैसा नहीं दोगे तो मैं कुछ कर बैठूंगा। लेकिन मिस्टर यान तो पहले ही उस गुंडे लोगों को फोन कर दिया था, वो लोग असल में उसके पापा का कर्जदार थे। लेकिन उसका पापा तो गुंडे लोगों को बोलता है मैंने इसे पैसे दिए थे, अगर तुम इसको छोड़ोगे तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। और तभी सभी मिलकर उसको ही पकड़ लेता है। जियांगनिंग भी वहाँ पर आ जाती है और आज सचमुच उसने पुलिस बुला लिया था। पुलिस आकर सारे लोगों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में जियांगनिंग की माँ दोनों को एक साथ देख लेती है। वो उससे पूछती है कि ये कौन था। दरअसल मैं स्कूल में अच्छे नंबर से पास होना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसे ट्यूशन पर रखा है। दूसरी तरफ स्कूल में उस लड़के के सारे दोस्त मिस्टर यान की अंदर की सारी खबरें ले आते हैं। इसे सुनकर वो तो बहुत खुश होता है। लेकिन सामने ही एग्जाम है, तुम्हारी एक उंगली अभी टूट चुकी है, क्या तुम एग्जाम दे सकते हो? वो बोलता है मुझे अच्छे नंबर ले आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाहर आते ही सब लड़के उसको घेर लेते हैं, लेकिन वो चालाकी करके खुद को ही चोट पहुंचा लेता है। तभी जियांगनिंग उसके सामने आ जाती है। अगर तुम लोग अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी कि उसका ये हालत तुमने किया है। वो बोलता है तुम इस गरीब की बात पर विश्वास कर सकते हो, लेकिन मेरे बातों पर नहीं। तुम्हें तो ये सब देखकर मजा आ रहा है ना, आखिरकार देख ही लेते हैं कौन जीतता है। और वो उसको मारने ही वाला होता है कि पीछे से एक टीचर आ जाता है। बोलती है सर देखिए जरा इन लोगों ने इसका क्या हालत कर दिया है, वो तो खुद ने ही किया है, मैं इन सभी को देख लेता हूँ, तुम जरा इसे हॉस्पिटल ले जाओ। उसे देखकर डॉक्टर बोलती है तुम्हारी हड्डी एकदम टूट चुकी है, अगर इसे रेस्ट नहीं मिला तो इसे काटना पड़ेगा। वो बोलता है कोई बात नहीं, मेरा सामने एग्जाम है, मुझे इस उंगली की परवाह नहीं। और उसकी बार बार मना करने पर डॉक्टर उसकी उंगली को प्लास्टर कर देते हैं। मिस्टर यान उस पर ही गुस्सा करने लग जाता है। तभी वो एक चॉकलेट निकाल कर उसके मुंह में दे देता है। तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हो, जरा ये मीठा खाओ, तुम्हारा मुंह भी मीठा हो जाएगा और मीठा मीठा बोलोगे। दूसरी तरफ टीचर उन लड़कों को सजा के तौर पर बहुत देर उनको दौड़ाता है। जब मिस्टर यान एक हाथ से कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, तब जियांगनिंग उसकी बहुत मदद कर रही है। ये सब देखकर उसकी दोस्त बोलती है मुझे तो लगता है तुम उसे पसंद करने लगे हो। नहीं नहीं, मैं जरा उसकी मदद कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अलावा उसको मदद करने वाला कोई भी नहीं है। दोनों लड़की मजाक करते हुए अपना हेयर बैंड खो देती है, लेकिन वो तो मिस्टर यान को मिल जाता है, लेकिन उसको वापस नहीं करता। दूसरी तरफ जियांगनिंग देखता है मिस्टर यान तो किसी दुकान पर काम कर रहा है। वो उसको धक्का देकर बाहर ले आता है और बोलता है तुम्हारा हाथ तो अभी भी ठीक नहीं हुआ है और तुम इस दुकान पर काम कर रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हें ट्यूशन पढ़ने के पैसे दे रही हूँ। वो बोलता है लेकिन मुझे तुम्हारे पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपना खर्चा उठा सकता हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारा हाथ भी ठीक नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। तभी वो उसको गिरी हुई हेयर बैंड देता है, लेकिन ये मेरा नहीं है। मिस्टर यान बोलता है मुझे नहीं पता ये किसका है, मुझे मिला था और मैंने इसे रख लिया। तभी वो वहाँ से जाने ही लगता है कि जियांगनिंग उसको बोलती है सामने ही तुम्हारा बर्थडे है, बोलो तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए।
लेकिन तुम्हें किसने बताया मेरा बर्थडे है? तभी उसको याद आता है जब दोनों की शादी हुई थी तब हर साल जियांगलिंग उसको गिफ्ट देता था, लेकिन वो उसको नहीं लेता था, ये बोलकर कि मैं अपनी जन्मदिन नहीं मनाता। दोनों दोस्त मिलकर मिस्टर यान की बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे किया जाए इसके बारे में बातें सोचती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए? मुझे लगता है तुम्हें उसे बहुत सारी हंसी गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि वो तो हंसता ही नहीं। रात में स्कूल के सारे लड़के उसको मारने आता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा देखकर घबरा जाते हैं। और मिस्टर यान बोलता है अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए तो मैं कल जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। और वो ना डरने का बहाना करके वहाँ से निकल आता है। आज उसका जन्मदिन है और उसकी माँ ने बहुत ही प्यार से अपने बेटे के लिए कुछ खाना बनाया है, लेकिन वो बोलता है माँ आपको इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी, मैं तो अपना जन्मदिन कभी भी नहीं मनाता। और वो ये सब खाना खाते हुए बहुत खुश होता है। जियांगलिंग फोन करके उसे अपने घर के नीचे बुलाती है। तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, लेकिन मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता। मैं इसे नहीं ले सकता, तुम इसे वापस ले जाओ। तुम इसे ले रहे हो या मैं इसे फेंक दूं? ठीक है, एक काम करो, तुम ही इसे फेंक दो। और देकर चली जाती है। जरा रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ और गिफ्ट के लिए थैंक यू। इसके बाद वो उसे छोड़ने जाता है, लेकिन जियांगलिंग उसे पीछे से देखता ही जा रहा है। सोचती है ये मुझे आज इतना सुंदर क्यों लग रहा है? पहले तो इसे देखकर मुझे कुछ भी फील ही नहीं होता था, लेकिन आज लग रहा है कुछ अलग बात है। अच्छा, मैंने सुना है कुछ एग्जाम देने तुम शहर जा रहे हो, क्या ये सच है? इसलिए तुम कुछ दिन स्कूल नहीं आ सकते हो। एक काम करो, तुम जरा रुको, मैं आती हूँ। वो कहीं से एक केक ले आती है और उससे बोलती है तुम इसे ही देखकर अपना बर्थडे विश मांग सकते हो। लेकिन मिस्टर यान तो पहले कुछ भी मांगना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बार बार बोलने से वो हाथ जोड़कर मांगता है कि मेरे सामने जो लड़की है वो हमेशा मेरे साथ ही रहे। और उसका मोमबत्ती बुझाते ही जियांगलिंग उसे हैप्पी बर्थडे बोलकर विश करती है और दोनों एक साथ केक खाते हैं। घर आकर सबसे पहले मिस्टर यान उसकी दी हुई गिफ्ट खोलता है। उसमें पहले तो एक लेटर है जिसमें लिखा है कि तुम अपने साथ अपने हाथ का भी ख्याल रखो और हमेशा मुस्कुराते रहना। और उसके हाथों को ठीक रखने के लिए वो उसे एक ग्लव देता है। जियांगलिंग अभी स्कूल में है और कुछ दिनों से काफी उदास नजर आ रही है। उसकी दोस्त बोलती है क्या हुआ, तुम पिछले कुछ दिनों से काफी उदास नजर आ रहे हो। ओह, कुछ दिनों से कोई स्कूल नहीं आ रहा है इसलिए शायद तुम उदास हो। तभी एक लड़की दौड़ती हुई रूम में आती है और बोलती है यान आ गया है और वो जो एग्जाम देने गया था उसमें फर्स्ट आया है। तभी जियांगलिंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे वो एक बार देखना चाहती है, लेकिन सुनने मिलता है वो काफी दिनों से शहर था, इसलिए स्कूल वालों ने उसे छुट्टी दिया है कुछ दिन आराम करने के लिए। लेकिन मिस्टर यान घर जाने के बदले उल्टा क्लासरूम में आता है और जियांगलिंग के साथ मुलाकात करता है। बोलता है मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ लाया हूँ। वो उसे खोलकर देखता है और उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए मिस्टर यान को पूरे 1 लाख रुपए मिला है। उसे संभालते हुए वो घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते पर वो गुंडे लोग फिर से आ जाते हैं और उसे मारते हुए सारे पैसे ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी स्कूल का बदमाश लड़का सामने आता है और इस लड़के ने ही उस गुंडे लोगों को बताया था कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी अपनी दुश्मनी भुला दूंगा? मैं धीरे धीरे तुम्हारा ऐसा हालत कर दूंगा कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन मिस्टर यान बोलता है तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुमको मैं पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन उसे इस हालत में ही छोड़कर चले जाते हैं। फिर गिरते पड़ते उठकर अपना मुंह साफ करके वो अपने माँ के सामने आता है और अपनी माँ की मदद करने लग जाता है। दूसरी तरफ जियांगलिंग मिस्टर यान की दी हुई गिफ्ट देखे ही जा रही है और उसे एक मैसेज करता है, लेकिन वो उसको रिप्लाई नहीं देता। दूसरे दिन स्कूल आकर वो पूछती है मैं तुम्हें कल रात मैसेज किया था, तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। नहीं, मैं पढ़ाई कर रही थी और इसके बाद मुझे मैसेज मत करना। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, मैं बस अपने पढ़ाई में मन लगाना चाहता हूँ। लेकिन मिस्टर यान तो आज उसके साथ खाना भी नहीं खाना चाहता और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर जियांगलिंग खुद पर ही बहुत गुस्सा करती है। बोलती है कल ही तो उसने मुझे तोहफा दिया था और आज मुझसे इतनी नफरत कर रहा है। फिर वहाँ पर ही बैठकर वो रोने लग जाती है। रोते रोते बोलती है यान तुम मुझे क्यों पसंद नहीं कर रहे हो? आज घर आते आते जियांगलिंग को बहुत रात हो चुका है, लेकिन घर आकर वो देखता है घर के सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है। वो दौड़ी भागी अंदर आती है। उसकी माँ बोलती है हमारे सारे गहने चोरी हो गए हैं, मैंने तुम्हारे लिए जो भी रखा था वो सारे चोरी हो गया है। लेकिन जियांगलिंग तो अपने चाचा के ऊपर शक करने लग जाता है। जब चोरी हो रही थी तब आप कहाँ थे? अरे तुम क्या बोलना चाहते हो, चोरी मैंने किया है?
तुम देख रहे हो तुम्हारी बेटी मुझे छोड़ के आ रहा है। वो मन में सोचती है मैं तुम्हें अब छोड़ती हूँ, लेकिन मेरी नजर तुम पर ही रहेगी। हमारे चुराए हुए गहने मैं तुमसे वापस लेकर ही रहूंगी। लेकिन चाचा भी मन में सोचता है बच्ची की नजर तो बहुत तेज है, मुझे संभल कर रहना होगा। ओ दरअसल मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, घर में इतनी बड़ी चोरी हुई है इसलिए मैं जरा ट्रोमा में चली गई हूँ। लेकिन उसकी माँ बोलती है मेरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी मैं तुमको ही दे दूंगी, इसे उसकी माफी समझो। जियांगलिंग अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चाचा जी भी चालाकी करके चाचा जी इसे लेने के लिए मान जाता है। चाचा जी मन में सोचता है एक बार मुझे मिल जाए तो मैं ये माँ बेटी को घर से लात मारकर निकाल दूंगा। और जियांगलिंग भी ठान लेती है मैं अपने चाचा जी का असली चेहरा सबके सामने ले आकर ही रहूंगी। दूसरे दिन स्कूल में वो बहुत परेशान रहती है। मिस्टर यान को भी उसे देखकर मन ही मन दुख होता है। ये इतना परेशान क्यों नजर आ रही है, क्या इसे मुझे पूछना चाहिए? लेकिन वो नहीं पूछता। एक टीचर क्लासरूम में आकर बताता है कि सैटरडे को हम स्कूल की ट्रिप पर चलेंगे। लेकिन तभी जियांगलिंग को याद आता है कि इस ट्रिप की वजह से ही मिस्टर यान एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके थे। वो उसे ये बात बताना चाहती थी, लेकिन अपने गुस्से के कारण नहीं बताई। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल के ट्रिप में सभी बच्चे आए हैं। सभी बच्चे एक साथ जंगल में घूम रहे हैं। जियांगलिंग की दोस्तों से बोलती है तुम दोनों का क्या झगड़ा हुआ है? कुछ दिनों से मैंने तुम दोनों को बात करते हुए नहीं देखा। तभी वो देखती है मिस्टर यान अकेले कहीं पर जा रहा है। तुम जरा रुको, मैं आती हूँ। स्कूल के बदमाश लड़के यान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पीछे से जियांगलिंग मदद के लिए चिल्लाती है और उसे देखने यान भी दौड़ा जाता है। लेकिन वो जंगल के बहुत अंदर आने की वजह से रास्ता खो गई है। मिस्टर यान को फंसाने के लिए जाल में वो खुद ही फंस चुका है। और रात होते ही टीचर के पास सभी लौट आते हैं और तभी बारिश भी होने लग जाती है। जियांगलिंग तभी भी कैंप पे वापस नहीं आया था, इसलिए मिस्टर यान उसे ढूंढने अकेले ही निकल जाता है। बहुत देर ढूंढने के बाद वो उससे मिल ही जाता है। उसे देखते ही मिस्टर यान उस पर चिल्लाने लग जाता है क्या तुम इतनी बेवकूफ हो कि अकेले ही जंगल में आ गई थी? लेकिन जियांगलिंग के पैर पर कुछ हुआ है इसलिए वो चल नहीं पा रहा है, इसलिए यान उसको अपने पीठ में उठाकर कैंप में ले जाता है। बहुत देर बारिश में भीगने की वजह से जब जियांगलिंग अपने कपड़े बदल रहा होता है तब कैंप के पीछे से कुछ लड़के उसे देखने लग जाते हैं। लेकिन मिस्टर यान उन सबको देख लेता है और एक एक करके मारने लग जाता है। लेकिन एक लड़का मिस्टर यान को पीछे से सिर पर मारता है और उसका बहुत सारा खून निकलने लग जाता है। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्लास टीचर उसके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं और जियांगलिंग को उसकी मदद करने के लिए छोड़ जाते हैं। उसे देखकर वो रोने लग जाती है और बोलती है मैंने ये सब बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं जितना भी कोशिश करूं हालात उतना ही खराब होता जा रहा है। तुम्हारा हाथ टूट गया, मेरी घर पर चोरी हुई और अब तुम्हारी कितनी पिटाई हुई, लेकिन मैं जितना भी कोशिश करूं कुछ भी नहीं बदल पा रही हूँ। वो बोलता है जियांगलिंग तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम दोनों बात करेंगे, लेकिन देखो अब हम दोस्त हैं। लेकिन तुम मुझे कुछ दिनों से काफी नजरअंदाज कर रहे हो और तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी दोस्त बनी रहूं, और इसके लिए मिस्टर यान उससे माफी मांगता है। तुम मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी भी इसके बाद नजरअंदाज नहीं करोगे। मिस्टर यान को मारने के लिए उस बदमाश लड़के के पेरेंट्स को बुलाया गया है, लेकिन उसकी माँ आते ही बिना कोई बातचीत किए ही उसके सामने बहुत सारे पैसे रख देती है और बोलती है तुम इसे ले लो और इस मामले को यहाँ पर ही रफा दफा कर दो, और तुम्हें अगर ये पैसे कम पड़े तो मुझे बता दो और कोई भी शर्त है तो वो भी बताओ। उसकी माँ सोचती है ये तो बहुत ही गरीब लड़का है, इसके पहले ये इतने सारे पैसे कभी भी एक साथ नहीं देखे होंगे। मुंह बंद कर इसलिए बैठा है क्योंकि ये इतने सारे पैसे देकर पागल हो गया है। लेकिन आपके बेटे की वजह से मैं एक एग्जाम नहीं दे सकता हूँ, क्या उसे मुझे वापस मिल सकता है? बोलता है वो तुम्हें वापस नहीं मिल सकता, लेकिन अगले 10 साल तुम बैठे बैठे ही खा सकते हो। लेकिन आपको क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? आप अपना पैसा वापस लो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम ये सब बोलकर क्या समझाना चाहते हो कि तुम ली परिवार के साथ दुश्मनी करना चाहते हो? ठीक है, फिर मैं आपको कुछ शर्तें बता सकता हूँ। पहला कि वो इस स्कूल को छोड़ देगा, और दूसरा वो कोई वीडियो ऑनलाइन पर पोस्ट किया है उसे डिलीट करवा दो। और ये दोनों शर्तें उसकी माँ मान जाती है। स्कूल में एग्जाम शुरू हो गया है। जियांगलिंग अपने क्वेश्चन पेपर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो चिल्लाते हुए बोलती है तुमने मुझे कितना समझाया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी पास से एक लड़का उठकर अपना क्वेश्चन पेपर लाता है और बोलता है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर मेरे से बदल गया है, तुम अपना ले लो।
और अपने क्वेश्चन पेपर को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। उसे सब कुछ समझ आ रहा है। टीचर आके जब बोलता है कि पूरे स्कूल में मिस्टर यान ने फर्स्ट किया है, तब सभी स्टूडेंट उसके पास दौड़ा चला आता है उससे सब कुछ सीखने के लिए। जियांगलिंग अपने घर वापस आती है और अपने माँ को अपना रिजल्ट दिखाती है। इसे देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि इसके पहले उनकी बेटी ने इतना ज्यादा नंबर कभी भी नहीं लाया था। उसकी माँ बोलती है, तुमने तो बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, चलो आज तुम्हें हम एक पार्टी देंगे। लेकिन माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो। इसके बाद हम देखते हैं जियांगलिंग अपने चाचा का पीछा कर रहा होता है। वो उसको गहने बेचते हुए पकड़ना चाहता है, लेकिन उसका चाचा तो चोरी की हुई पैसे जुए में उड़ा दे रहा है और इसे वो देख लेता है। लेकिन ये सब देखते हुए कुछ लोग उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही जाता है कि तब मिस्टर यान वहाँ पर आ जाता है और उसकी हाथ पकड़कर वहाँ से भगा ले जाता है। वो दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं और सभी के जाने का इंतजार करते हैं। जियांगलिंग अपने चाचा की सारी सच्चाई उसको बता देती है। बोलती है, वो मेरा चेहरा पहचानता है, इसलिए मैं उसका पीछा नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे बदले में उसका पीछा करोगे? मिस्टर यान बोलता है, लेकिन तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत ही क्या है? अरे, अगर तुम्हारा कोई चाचा हो और तुम्हारी सारी पैसे ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है, मैं एक काम करूंगा। वैसे भी मेरे लिए तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। जियांगलिंग और मिस्टर यान दोनों ही अपने चाचा की पीछा कर रहे हैं और देखते हैं वो किसी दूसरी औरत को शॉपिंग करवा रहे हैं और इसके बाद वो किसी से एक बॉक्स खरीदता है और फिर से कुछ लड़कियों को अपने साथ शॉपिंग करवाने ले जाता है। ये सब कुछ वो रिकॉर्डिंग करके बोलती है, अरे मेरे चाचा जी की कैरेक्टर तो काफी ज्यादा खराब है, लेकिन इससे तो कुछ साबित नहीं होता। यान बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारे चाचा ने ये अकेले नहीं किया है, उसके साथ कोई दूसरा भी था, लेकिन वो तो अपना फायदा उठाकर यहाँ से पहले ही भाग चुका होगा। इसके बाद उसके चाचा को कोई फोन करता है और धमकी देता है कि तुम्हारा सारा सबूत हमारे पास है, अगर तुम आधा सोना हमें नहीं दोगे तो मैं इसके बाद तुमको फोन नहीं करूंगा, सारे सबूत लेकर पुलिस को दे दूंगा। और इससे उसका चाचा पूरा घबरा गए है और आधा सोना लेकर उसको देने आ गया है। लेकिन ये क्या, ये तो मिस्टर यान और जियांगलिंग की प्लानिंग थी। उसको फिर से फोन करता है और बोलता है, तुम अपना बैग खोलो, हमें सोना देखना है। वो अपना बैग खोलकर एक एक करके सारा सोना निकालता है। क्या तुम देख रहे हो, ये असली सोना है, मैं लाई हूँ। जब दोनों बाहर जाने की बात कर रही होते हैं तब पीछे से उसका चाचा देख लेता है। तुम दोनों मेरे साथ बदमाशी कर रहे थे, मैं अभी भी आपको एक मौका देती हूँ, आप अपनी गलती मान लो। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी छोटी लड़की से मैं घबरा जाऊंगा? आप इससे दूर रही है, हमने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया है। तभी उसका चाचा चाकू निकाल लेता है और उन दोनों को डराने लग जाता है। बोलता है, वो मेरी बहन है, उसका पैसा मैं जैसे चाहूँ वैसे खर्च कर सकता हूँ। और तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और दोनों बच जाते हैं। जियांगलिंग की माँ को अपनी बेटी के ऊपर आज कुछ ज्यादा ही गर्व महसूस हो रहा है। अगर तुम्हें नहीं करते तो मैं तुम्हारे चाचा का असली रूप कभी भी नहीं पहचानता। स्कूल में आज जियांगलिंग बहुत ही ज्यादा खुश है। उसकी दोस्त बोलती है, लगता है आज तुमने लॉटरी जीत ली है, इसलिए इतना ज्यादा खुश नजर आ रही हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो एग्जाम के लिए खुश हो रही थी। लेकिन तुम्हें एग्जाम में डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ। और तुम्हें क्या पता है, यान मेरा टीचर है और वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाता है। मैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाई हूँ। अगर बुरे नंबर लाने पर पनिशमेंट मिलती है तो अच्छे नंबर लाने पर कोई तो इनाम मिलना चाहिए ना। ठीक है, मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हें दे दूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, उल्टा तुम्हारी ही वजह से मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है। नहीं नहीं, ये बहुत ही कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। अरे ये तो फाउंटेन पेन है, ये तो लिखने के लिए ही होता है, तुम इसे अपने पास रख लो। मिस्टर यान इतने दिनों से जो पार्ट टाइम काम कर रहा था, आज उसको अपनी सैलरी मिली है। वो सोचता है, आखिरकार आज जाकर मैं अपनी माँ की पूरी दवाई खरीद सकता हूँ। इसके बाद वो अपने माँ को एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाने ले आता है। इसके बाद वो एक गिफ्ट के दुकान पर जाता है और एक सुंदर सा गिफ्ट ले लेता है। आज चालाकी करके वो जियांगलिंग के लिए बहुत सारा फूल ले आया है। बोलता है, क्या हम हमारी रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं? मैं अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफी मांगता हूँ और मुझे पता है तुम्हें फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पूरे 99 फूल ले आया हूँ। क्या तुम मुझे माफ करोगी? लेकिन जियांगलिंग बोलती है, नहीं, मुझे माफ करना, अभी मैं तुमसे कोई भी रिश्ता दोबारा शुरू करना नहीं चाहती। तब वहाँ से जाने ही लग जाती है कि वो बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरी परिवार कितना ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारी घर की हालत तो अब बहुत ही खराब है, तो तुम्हें नहीं लगता कि इस नाजुक मोड़ पर तुम्हें मेरा हाथ थाम लेना चाहिए? और तुम्हें क्या लगता है, तुम इस गरीब लड़के के साथ घूमोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा?
जियांगलिंग बोलती है, लेकिन तुम्हें इससे क्या, मैंने क्या तुमसे कोई मदद मांगा? तभी मिस्टर यान आता है और उसे धक्का दे देता है। क्या तुम्हें बात समझ नहीं आ रहा? और उसे लेकर वहां से चला जाता है। एक साथ जाते हुए जियांगलिंग बोलती है, अच्छा तुम्हारी गर्मियों की छुट्टी की प्लान क्या है? मेरा कोई भी प्लान नहीं है, मुझे बस काम करना है। अरे तुम तो काम करते ही रहोगे, लेकिन इसके अलावा कोई तुम्हारा प्लान नहीं है? लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूँ, एक गिफ्ट तुम्हारे लिए। क्या सच में ये तुम मेरे लिए लाए हो? लेकिन मैंने तो तुम्हें मजाक किया था, तुम्हें मुझे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं थी। इसे देखकर तो बहुत महंगा लगता है, तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये महंगा नहीं है, इसे मैंने तो सेल में खरीदा है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। और वो उसे पहनाने लग जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि दोनों खूब पढ़ाई करके एक साथ एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे और दोनों गर्मियों की छुट्टी में अपना वादा निभाने पढ़ाई करने लग जाते हैं। स्कूल अब खुल चुका है, बहुत दिनों के बाद दोनों एक दूसरे को मिलकर हाथ मिलाते हैं। कुछ दिन बाद ही कॉलेज में एडमिशन की एग्जाम है। जियांगलिंग तो पूरी तरह डरी हुई है, लेकिन मिस्टर यान उसे समझाता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाहर निकलते समय वो लड़का उसे फिर से तंग करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलता और बाहर चला आता है। स्कूल के बाहर आते ही मिस्टर यान देखता है उसके पापा बैठा है और उससे माफी मांग रहा है कि मैंने खुद को सुधार लिया है, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। जो भी हो, मैं तो तुम्हारा पिता ही हूँ, मुझे तुम माफ कर दो। पिता? लेकिन पिता वाली जिम्मेदारी आपने तो कभी निभाई नहीं, तो आप खुद को पिता कैसे बोल सकते हो? उसके चले जाने के बाद वो लड़का उसके पिता को मिस्टर यान और उसकी माँ का पता दे देता है। बोलता है, मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम सोचो तुम इसका क्या करोगे। मिस्टर यान के माँ की जहाँ पर दुकान है, उसके पिता वहाँ पर भी चले आते हैं और उसके माँ के सामने बहुत बार माफी मांगने लग जाता है। जब वो नहीं सुन रही होती है तब उसके पैरों में गिर जाता है। उसकी माँ को याद आता है कि पहले उसके पिता कितने अच्छे थे, उनका कितना अच्छे से ध्यान रखते थे और एक साथ खाना भी खाते थे, इसलिए उनको माफ कर देते हैं और अपने घर ले आते हैं। मिस्टर यान दौड़ा भागा अपने घर आता है, अपने माँ को बोलता है, माँ जल्दी से चलिए, वो वापस आ गया है। लेकिन वो देखता है उसके पिता तो पीछे ही बैठे हुए हैं। माँ बोलती है, उन्होंने अपने आप को सुधार लिया है, तुम उन्हें एक मौका दो। लेकिन तुम क्या भूल गई, तुम्हें उसने कैसे मारा था? लेकिन वो बदल चुके हैं और आखिरकार वो तुम्हारे पिता है। लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, और अंदर जाकर अपना दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन मिस्टर यान को उसके पापा बाहर निकल कर मारने लग जाता है और वो जब अपने पिता को उल्टा मारने वाला होता है तब जियांगलिंग आ जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है, सामने ही तुम्हारा एग्जाम है, अपने छोटे नुकसान को उसका बड़ा फायदा होने मत दो। उसका पापा बोलता है, मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करके रहूंगा और तुम में अभी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। ये सुनकर तो मिस्टर यान रोने लग जाता है और गुस्से में बोलता है, जियांगलिंग मैं तुम्हें दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। अगर मेरा फ्यूचर बर्बाद होगा तो मैं तुम्हें भी नरक पहुंचा कर ही छोड़ूंगा। और उसके पिता को मारने ही जाने वाला होता है कि जियांगलिंग फिर से उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो उसकी माँ को फोन करती है, माँ मुझे आपकी मदद चाहिए। और एक मेंटल हॉस्पिटल की गाड़ी आती है और उसके पापा को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। आज कॉलेज में एग्जाम है, लेकिन वो बदमाश लड़का किसी को फोन करता है और बोलता है, क्या हुआ, यान कॉलेज आया है, मैंने तुम्हें बोला था कि किसी भी कीमत में वो कॉलेज आ ना सके। लेकिन जियांगलिंग पीछे से ऐसी भी बातें सुन लेती है। तभी वो फिर से मिस्टर यान को बुरा भला कहने लगता है। लेकिन उसकी माँ फोन करती है और बोलती है, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और किसी ने रिपोर्ट किया है कि वो गैर कानूनी बिजनेस करते हैं। हमारे घर पर पुलिस आई थी और जांच कर रहे हैं। ये सब सुन के तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। जियांगलिंग अपनी सीट पर आकर देखता है, ये तो मेरी पसंदीदा बिस्किट है और एक कोल्ड ड्रिंक क्या तुमने मेरे लिए रखा है? लेकिन मैं तो आजकल डाइट पर हूँ, तो तुम मुझे खाने में मदद कर सकते हो। मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराना चाहिए, तुम हंसते हुए कितने ज्यादा अच्छे दिखते हो, तुम इतना उदास मत रहो। एग्जाम खत्म होते ही दोनों एक साथ बाहर आते हैं और दोनों की माँ उनका वेट कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आज उन लोगों का रिजल्ट है। लेकिन जियांगलिंग तो बहुत ही ज्यादा घबरा रही है। पहले मिस्टर यान खुद का रिजल्ट चेक करता है, देखता है वो तो टॉप कर चुका है। इस बात से जियांगलिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे डर भी लगता है कि मैं अगर तुम्हारे साथ कॉलेज में नहीं भर्ती हुई तो क्या होगा। और वो बकबक करती जा रही थी, लेकिन मिस्टर यान ने चुपके से उसका रिजल्ट देख लिया। अरे तुम तो बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हो। और ये सुनकर जियांगलिंग तो खुशी से रोने लग जाती है और वो उसको गले लगा लेती है कि मैं अब तुम्हारे साथ ही जाऊंगी,
कॉलेज के पहले दिन ही जियांगलिंग को उसके सीनियर लोग परेशान करने आ जाता है। बोलता है क्या तुम मेरे गर्लफ्रेंड बनोगी? और तभी मिस्टर यान आ जाता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे कॉलेज में तो मुझे सीट नहीं मिला था। हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारे कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया जाए। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इतना बड़ा कॉलेज छोड़कर इस कॉलेज में भर्ती होने आ गए। इस कॉलेज में पढ़ने के बाद तो तुम्हें कोई अच्छी कंपनी में जॉब भी नहीं मिलेगा, और अगर तुम कोई बड़े कंपनी के सीईओ नहीं बनोगे तो मैं तुमसे शादी कैसे करूंगी? मिस्टर यान बोलता है वो तो ये सब इसलिए था क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, एक काम करो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मिस्टर यान उससे अब अलग नहीं होना चाहता है, इसलिए उसे जोर से गले लगा लेता है। कॉलेज के दिन खत्म हो चुका है और अब मिस्टर यान बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुके हैं, और हम देखते हैं मिस्टर यान की कंपनी में जियांगलिंग उसकी सेक्रेटरी है। उसे देखते ही बोलता है आज तुम्हें इतनी देरी कैसे हुई? तभी जियांगलिंग सोचती है अरे कुछ देर पहले ही तो तुम मुझसे गाड़ी में रोमांस कर रहे थे और मुझसे अभी ये बात कर रहे हो। ऑफिस में देरी से आने के लिए सभी उसको आज डांटने लग जाते हैं। दरअसल मैं नया हूँ, इसलिए मुझे इस कंपनी के नियम नहीं पता। जियांगलिंग मिस्टर यान के टेबल पर कुछ ढूंढ रही होती है और उसके बहुत ढूंढने के बाद उसे एक डायरी मिलती है। वो उसे पढ़ने ही वाली होती है, लेकिन सोचती है किसी दूसरे की डायरी पढ़ना शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन ना पढ़ना वो भी अच्छा नहीं होगा। एक काम करती हूँ, पढ़ ही लेती हूँ। वो दौड़ा हुआ मिस्टर यान के रूम के करीब जाती है और वो जब देखता है जियांगलिंग बाहर से उसे कुछ कहना चाहता है तो वो मीटिंग छोड़कर उसके पास चली जाती है और मिस्टर यान को सबके सामने ही गले लगा लेती है। उसके साथ बैठे हुए जियांगलिंग बोलती है मैंने तुम्हारा डायरी देखा जहाँ पर तुमने मेरे लिए बहुत सारी बातें लिखे हैं, और आखिर में बोलता है कि तुम मेरे लिए मेरी रोशनी हो। तुम्हारे बिना शायद मैं अपने जीवन में इतना दूर नहीं आ सकता था। जियांगलिंग बोलती है चलो हम शादी कर लेते हैं, और उसकी हाथ सुनते ही मिस्टर यान की तो आंखों में आंसू आ जाता है और उसे गले लगा लेता है। और यही बड़ी आज की हमारी स्टोरी खत्म होती है।